वेलकम टू माय चैनल पिया नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम करेंगे सी सेट 2012 का। तो पीवाईक्यू हम बहुत सारा करेंगे, लगभग कई सालों का। तो ये है 2012 का सी सेट। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे। आपको बता दूं, अगर आपको सी सेट क्लियर करना है तो आप पीवाईक्यू देखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड होते हैं और एक आइडिया मिल जाता है कि हम कैसे अपनी तैयारी को प्रिपेयर करें। तो इसमें जो ये कम्युनिकेशन स्किल है, इसके तो 25-30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि बहुत सारी इन सब चीज़ों को प्रीवियस ईयर पढ़ के आप खुद सॉल्व कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन भी है। ठीक है, तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल से, जिसे अंतर्वैयक्तिक एवं संचार कौशल भी बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, सीड शुड बी ट्रीटेड विथ फंजीसाइड बिफोर सोइंग। बीजों को बोने के पहले फफूंद रोधी में भिगो देना चाहिए। तो इसमें तो कारण है, बिना फफूंद रोधी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होता। तो इसका कथन कारण जो सही है, तो इसमें जो है दूसरा तो गलत है, ये कारण गलत है। और कथन सही है, क्योंकि बिना फफूंदी रोधी में भिगोए बीजों का अंकुरण नहीं होता है, तो गलत बात है। तो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कॉमन सेंस से लगाएंगे इसको हम। बीजों को बोने के पहले फफूंदी रोधी में भिगो देना चाहिए। कथन सत्य है, जबकि दिया गया कारण बिना फफूंदी के रोधी के भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होता सत्य है, क्योंकि बीजों को अंकुरण के लिए फफूंदी रोधी में भिगोने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्यार्थी अपने अध्यापक से अधिक प्रभावित होते हैं। तो ये एक कथन दिया है, अब इसको पढ़ करके हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो पहला होगा, विद्यार्थी भौतिकता से प्रभावित होते हैं। विद्यार्थी अध्यापक को अपना आदर्श मानते हैं। विद्यार्थी का अधिकांश समय स्कूल में बीतता है। तो इतना कथन दिया है, इसमें से ही आपको ये आंसर देना है। विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं। तो विद्यार्थी बौद्धिकता से प्रभावित होते हैं। विद्यार्थी अध्यापक को अपना आदर्श मानते हैं। विद्यार्थी का अधिकांश समय स्कूल बीतता है। तो इसमें जो है पहला और दूसरा हो सकता है। तो आंसर भी वही है, पहला दूसरा कथन हो सकता है। तो विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि विद्यार्थी बौद्धिकता से प्रभावित होते हैं और इसलिए वो अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं। ये दोनों ही निष्कर्ष सत्य हैं। तीसरा निष्कर्ष, विद्यार्थी का अधिकांश समय स्कूल में बीतता है, उचित निष्कर्ष नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक प्रिंसिपल आप किस इन कम्युनिकेशन स्टैंड, आप ऐसा नहीं कि किस अलग वे में मत लीजिएगा। एक संप्रेषण में एक टाइप है जिसको थॉट फॉर्म में किस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है वो, तो वह है कीप इन शॉर्ट एंड सिंपल। किसका नियम संप्रेषण में प्रयुक्त होता है, इसका आशय है कीप इन शॉर्ट एंड सिंपल। इसका अर्थ है किसी बात को जटिलता से रखने के बजाय संक्षिप्त एवं सरल तरीके से प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो वह है बोरेडम, मतलब ऊबना, और ये अधीरता है, अविश्वास है, चिढ़ है। तो सीधी सी बात है, अनॉयनेंस मीन्स चिढ़ है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरपर्सनल रोल। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है। तो नाम मात्र का अध्यक्ष होना, नेता होना, संपर्क होना, मालिक होना। तो मालिक होना कोई इंटरपर्सनल रोल नहीं है, क्योंकि मालिक अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है, जबकि नाम मात्र का अध्यक्ष, नेता तथा संपर्क तीनों ही अंतर्वैयक्तिक भूमिका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तिगत संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो वो क्या है, इसको एकाग्रता, अत्यधिक विश्वास बोलते हैं, या चिंतन के लिए समय लेना, या विश्रांति। तो एक पोजीशन है, जैसे इंटरव्यू में कोई आपके सामने झुक कर बैठ जाए धनात्मक तरीके से, तो उसको बोलते हैं एकाग्रता। धनात्मक के व्यक्तिगत संकेत द्वारा एकाग्रता को व्यक्त किया जाता है। ये श्रोता द्वारा वक्ता की बात में रुचि एवं उसकी एकाग्रता का प्रदर्शन करता है। जैसे जब आप किसी की बात सुनते हैं तो एकदम कंसंट्रेट होकर एकाग्र हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की बाधाओं में गृहीता की कमजोरी है। गृहीता की कमजोरी मतलब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिसीवर वीकनेस, टाइप ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन। अस्पष्टता, शब्दाडंबर, समय और पूर्वाग्रह। तो ये है पूर्वाग्रह। अगर किसी व्यक्ति के बारे में आपने पहले से कोई कुछ बातें सोच रखी हैं, पूर्वाग्रह बना रखा है,
तो एक कम्युनिकेशन का एक कमज़ोर तरीका है, एक बैरियर है। संप्रेषण की बाधाओं में पूर्वग्रह ग्रहीता की कमजोरी है, जबकि समय की बाधाएं अस्पष्टता एवं सद्भावना प्रेषक की कमजोरी संबंधित है। पूर्वाग्रह ग्रस्त होने से ही ग्राहिता प्रेषक की बातों को समझ पाने में असफल रहता है। अगला है असर्सन है। तो पहला असर्सन है अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों संबंधित होती हैं जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित रहते हैं। तो कारण है ऐसी भूमिकाएं अधिकतर अधिकार और संस्कृति से प्रत्यक्षता जुड़ी रहती हैं। इसमें है शुड रोल आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द अथॉरिटी एंड स्टेटस। सच मतलब सच रोल आर डिराइव्ड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द अथॉरिटी एंड स्टेटस। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला दूसरा दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। तो अंतर्व्यक्ति भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहार से संबंधित होती हैं जो अंतर्व्यक्ति संबंधों पर केंद्रित रहते हैं। कारण है तो आर ऐसी भूमिकाएं अधिकार और संस्कृति से प्रतिष्ठा जुड़ी होती हैं। दोनों ही कथन कारण सही है और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है नौवां, निम्नलिखित में से कौन तदनुभूति परक श्रवण की विशेषता नहीं है। मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्पैथिक लिसनिंग। एम्पैथिक लिसनिंग होता है ना, तो यह क्या होता है, यह होता है मूल्यांकन परक होना, बीइंग इवेल्युएट। तो ये विशेषता नहीं है, बाकी तो है। जैसे कि वक्ता की स्थिति से को स्वयं को रखना, ये एम्पैथी होता है। देह भाषा का प्रेक्षण करना और संप्रेषण की विषय वस्तु एवं भावनाओं दोनों पर ध्यान केंद्रित करना सभी है, लेकिन मूल्यांकन करना ये नहीं है। तदनुभूति का परक श्रवण की विशेषताएं मूल्यांकन परक होना नहीं है, जबकि इसकी विशेषताओं में वक्ता की स्थिति में स्वयं को रखकर वैसा ही अनुभव करना, वक्ता के मनोभाव को समझने के लिए उसके शब्दों के साथ उसकी देह भाषा का प्रेक्षण करना और संप्रेषण की विषय वस्तु तथा भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। नेक्स्ट है मिलान करना है, संप्रेषण है। बैरियर टू कम्युनिकेशन है और टाइप्स ऑफ बैरियर है। तो वोकैब्युलरी मतलब वोकैब्युलरी किस में आएगी, तो शब्द भंडार भाई आएगा सब भाषा में बैरियर बनेगा। और दूरी किस में बनेगी, दूरी बनेगी संरचना में मतलब स्ट्रक्चरल। और जल्दीबाजी जो होगी वो पारिस्थितिकी की होगी। और कोलाहल होगा पर्यावरणीय। ठीक है सिचुएशनल। नेक्स्ट है सूचना प्रदत्त के प्रक्रमण हेतु व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग आत्मविश्वास और अभिप्रेरणा पर आधारित निर्णय लेना संदर्भित करता है। तो ये संदर्भित करता है, इसे बोलते हैं इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, जिसे अंतर्दर्शी निर्णय लेने को बोलते हैं। मतलब सूचना प्रदत्त के प्रक्रमण हेतु व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग आत्मविश्वास और आत्म अभिप्रेरणा पर आधारित निर्णय लेना संदर्भित करता है। याद कर लीजिए जो नहीं पता तो इसको बोलते हैं। अगला है, अब तो हो गया इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन। अब हम करेंगे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन। तो डिसीजन मेकिंग का पहला क्वेश्चन है जो अल्पकालिकता समायोजनों एवं दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तन में समता बनाए रखे उसे क्या कहेंगे। द वन हु मेक्स शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंज टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं रिसोर्स एलोकेटर। मतलब अल्पकालिक समायोजनों एवं दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाए रखने वाले के लिए उपयुक्त विकल्प है संसाधन आवंटक। विकर्ण कर्मचारी के व्यवहार एवं अभिवृत्तियों को प्रभावित करने के लिए सूचनाएं करता है। व्यवधान सुधारक का कार्य किसी अवांछित घटना या संकट से निपटने पर का उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट है द्वंद्व समाधान की शैलियों में से कौन बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द अवॉइडिंग स्टाइल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो दूसरों की कीमत पर अपने हितों की पुष्टि, दूसरों की रुचियों को संतुष्ट रखना और जबकि खुद की रुचि की उपेक्षा। और अगला है निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा। तो यही ऑप्शन होगा आपका टालने द्वारा। मतलब अगर द्वंद्व समाधान की शैली में बचकर निकलने की बात की जाए तो यही होगा कि आप उस निर्णय को उस टाइम के लिए टाल दीजिए और दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा मत। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता दर्शाता है।
तो नीड फॉर इंक्लूजन, व्यक्तिकरण की आवश्यकता और नियंत्रण की आवश्यकता और अनुरक्ति की आवश्यकता। तो निम्नलिखित में से दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता दर्शाता है, इसको बोलते हैं सम्मिलित होने की आवश्यकता। संबंध होने की आवश्यकता सम्मिलित होने की आवश्यकता को दर्शाता है। ये दूसरों द्वारा स्वीकृत होने के साथ साथ दूसरों को स्वीकृति तथा सामाजिक संगठन का सदस्य बनने की आवश्यकता को व्यक्त करता है। अगला है द्वंद्व समाधान में निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व संबंधी मुद्दों के बारे में सहमति के क्षेत्रों पर बल देने और असहमति के क्षेत्रों की उपेक्षा करने की व्याख्या करता है? तो वह है समन। इसे स्मूथिंग बोलते हैं। इसको रट डालिए। द्वंद्व समाधान के अंतर्गत समन के तहत द्वंद्व संबंधी समस्याओं के विषय में सहमति के क्षेत्रों पर बल देने और असहमति के क्षेत्रों की उपेक्षा की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसे स्मूथनिंग बोलते हैं। अगला है कोई प्रबंधक किसी क्रेता को पहले खरीदी कोई वस्तु वापस करने में सहायता करता है, तो वह सहारा ले रहा है किसका? योजनाबद्ध निर्णय का, गैर योजनाबद्ध निर्णय का, निश्चितता का या बद्धमूल तार्किकता का? तो योजनाबद्ध निर्णय का लेगा सहायता, क्योंकि कोई क्रेता अपनी खरीदी गई हुई कोई वस्तु वापस करने में पहले सोचेगा, विचारेगा, प्लानिंग करेगा, तब देगा। अगला है आप भारत सरकार के एक मंत्रालय में उप सचिव हैं और 2 तकनीकी सहायकों की नियुक्ति पर निर्णय लेने जा रहे हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर 2 पदों के लिए 10 उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु रखा गया है। उनकी शैक्षिक योग्यता एवं पूर्व कार्यानुभव के आधार पर आपको वरीयता क्रम में संस्तुति करनी है। मंत्रालय के ही कोई वरिष्ठ अधिकारी जिनसे आप पूर्व परिचित हैं, आप आपसे पहले क्रम के 2 उम्मीदवारों में वाई के नाम की संस्तुति करने के लिए कहते हैं। आप क्या करेंगे? तो इसमें आप पहला ये होगा कि इस मामले को अपने वरिष्ठ अधिकारी के सम्मुख लाएंगे और मौखिक निर्देशानुसार काम करेंगे। दूसरा ये होगा कुछ वरिष्ठ अधिकारी का अनुरोध मानेंगे जिसने आपसे संपर्क किया है और ये जानते हुए कि उसका उम्मीदवार सिस्टम 2 में से नहीं है, उसे वरिष्ठ 2 उम्मीदवारों में संतुष्ट करेंगे। सभी 10 उम्मीदवारों के विवरण की जांच करेंगे और योग्यता के आधार पर निर्णय करेंगे, चाहे अंततः उम्मीदवार वाई का ही चयन हो। तो सीधी सी बात है, आप सी का ही काम करोगे। ये देखेंगे उम्मीदवार वाई को वरीयता क्रम में नीचे रखा जाए और उसकी चयन कदापि ना हो। तो इससे कोई ढीठपन नहीं दिखाएंगे, आप एकदम म्यूचुअल तरीके से आप जैसे किया जाता है नियमानुसार ही करेंगे, किसी के दबाव में नहीं करेंगे। अगला है लॉजिकल एंड एनालिटिक एबिलिटी। तो इसको हम करेंगे फाइंड आउट द ओड आइटम। विषय पद ज्ञात कीजिए। विषादग्रस्त, सच्चा, सदाचारी और धूर्त। तो इसमें विषादग्रस्त ये अलग है। विषादग्रस्त, सच्चा, धूर्त तथा सदाचारी में विषादग्रस्त शेष तीनों से भिन्न है, क्योंकि शेष तीनों सच्चा, धूर्त तथा सदाचारी किसी व्यक्ति के आचरण संबंधित, जबकि विषादग्रस्त इससे भिन्न है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण कीजिए और दिए गए विकल्प से सही उत्तर का चुनाव करिए। तो पहला है रूढ़िवादी लोग विरले ही असहिष्णु होते हैं। कंजर्वेटिव्स आर सेल्डम इंटॉलरेंट। तो इसका है हु एवर इज कंजर्वेटिव इज इंटॉलरेंट। जो भी रूढ़िवादी है वह असहिष्णु होते हैं। बहुतेरे रूढ़िवादी असहिष्णु होते हैं। तो इसका होगा पर्याप्त रूढ़िवादी सहिष्णु होते हैं। तो ये होगा ऑप्शन सी। तो वाक्य अंशव्यापी नकारात्मक को अंशव्यापी सकारात्मक बदला गया है, अर्थात ई इक्वल टू ए माइनस आई सर्वव्यापी नकारात्मक बराबर सर्वव्यापी सकारात्मक माइनस अंशव्यापी सकारात्मक। सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एप्टीट्यूड है। तो केशव जानता है कि एक यूनिट टेस्ट में कपिल के प्राप्तांक 3 से अधिक लेकिन 8 से कम है। मंगल जानता है कि कपिल के प्राप्तांक 6 से अधिक लेकिन 10 से कम है। यदि दोनों की जानकारी सही है तो कपिल के प्राप्तांकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही दे सकते हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी इट हैज़ ओनली वन वैल्यू। प्राप्तांक केवल एक ही होता है, एक ही है। तो जैसे केशव जानता है कि एक यूनिट टेस्ट में कपिल के प्राप्तांक 3 8 से कम है। 3 8 से कम है मतलब उसकी संख्या होगी 4 5 6 के 7 के बीच में। मंगल जानता है कि प्राप्तांक 6 से अधिक लेकिन 10 से कम है, तो उसके बीच का हो जाएगा 7 8 9 10। तो फिर क्या करेंगे हम? फिर दोनों कथन सत्य हैं, अर्थात दोनों में 7 उभयनिष्ठ है। कपिल का प्राप्तांक 7 है, अर्थात प्राप्तांक केवल एक सही है।
क्योंकि अगर इसमें मिलता जुलता 2-3 वर्ड होता है तो 2 सही होते हैं। अगला है, देखते हैं, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो, दक्षिण पूर्व मतलब ऐसे बना लीजिए आप, फिर इसमें दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो इसमें बोला यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो, दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व ये हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। इसको बोल रहे हैं अगर ये क्या हो, दक्षिण पूर्व उत्तर हो, ये दक्षिण पूर्व उत्तर हो मतलब नॉर्थ हो, नॉर्थ में परिवर्तित हो जाती है तो पश्चिम के लिए क्या हो जाएगा, तो अगर नॉर्थ हो गया तो साउथ हो जाएगा, और साउथ हो जाएगा, नॉर्थ साउथ हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। सीधी बात है, अगर इसको नॉर्थ बदलेंगे तो इस दक्षिण पूर्व हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर नहीं समझ में आया तो एक चार्ट देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरा सही वाला बनाया गया है। फिर इसको दक्षिण पूर्व इसमें पूछ रहा है, तो दक्षिण पूर्व ये रहा आपका, देख लीजिए बड़ी सिंपल है। लुप्त संख्या बताइए, 48, 24, 72, 36, 108। तो यहाँ पर देखेंगे 48 से 24 में 1/2 का गुणा मतलब इसका आधा कर दिया गया है, फिर इसका तिगुना कर दिया गया है, 24 तिया 72, यहाँ पर 3 हो गया है, ये देखो। फिर यहाँ पर आधा कर दिया गया है, फिर यहाँ पर 3 का गुणा, फिर आधा, फिर 3 का गुणा, तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा 54। फिर है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो प्रश्न चिन्ह के 235 से 648, 413, फिर है रेशियो में 809 और एक 1321 और 512, इस तरह से। तो इस ब्रैकेट में क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 661। आप इस तरह से देख सकते हैं। श्रृंखला के प्रत्येक पद में पहली तथा तीसरी संख्या को जोड़कर दूसरी संख्या प्राप्त हुई है। पहली और दूसरी देखोगे, 5 3 8 बीच में ब्रैकेट वाला, और 3 1 4 है, और 4 2 6 है। इसमें भी देखेंगे 9 2 11, तो इस तरह से जोड़ा गया है, तो आ जाएगा आपका 461। नेक्स्ट है, 5 मित्रों में ए बी की तुलना में भारी भारी है, ए बी की तुलना में भारी है, यहाँ पर दिया है, और सी डी की तुलना में हल्का है, सी डी की तुलना में हल्का है मतलब डी भारी है, और बी डी की तुलना में हल्का है, बी डी की मतलब डी भारी है, और ई से भारी है, तो इस तरह चार्ट बनाएंगे। फिर हम सर्वाधिक भारी कौन सा है, तो सर्वाधिक भारी इसमें हो जाएगा ए, यहाँ पर देख रहे हैं बी से भारी डी है, डी से भारी ए होगा। और नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर 6 किलोमीटर चलता है, आप पुनः दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, अतः वह दाहिने घूमता है, 5 किलोमीटर चलता है। वो अपने प्रस्थान बिंदु स्थान से कितनी दूरी पर है, तो 1 किलोमीटर के स्थान पर है। यहाँ पर आप सिंपल सा फिगर दिए रखेंगे, पहले वो अपने प्रारंभ बिंदु से जाता है 10 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर जाता है, फिर 10 किलोमीटर जाता है, फिर 5 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे, तो ये नॉर्थ साउथ का पहले आप डायरेक्शन बनाइए, तो देखिए यहाँ पर 6 नीचे दिया गया है, इसकी लंबाई तो ये किलोमीटर कम ही है, तो इसलिए हो जाएगा 1 किलोमीटर। नेक्स्ट है, 50 लोगों के एक समूह में 35 लोग हिंदी बोलते हैं, 25 लोग हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं तथा सभी लोग हिंदी या अंग्रेजी या दोनों भाषाएं बोलते हैं। बताइए उन लोगों की संख्या क्या है जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा 15। वेरी सिंपल। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हिंदी बोलने वाले हैं, अंग्रेजी बोलने वाले, दोनों भाषा बोलने वाले 25 हैं। तो अब क्या करेंगे, पहले पहले आप समूह में हिंदी बोलने वाले की भाषा है मतलब 10 और 15 को जोड़ देंगे, 35 हो जाएगा। 10 और 25 को जोड़ेंगे, 35 होगा। फिर हिंदी तथा अंग्रेजी को जोड़ेंगे, हिंदी अंग्रेजी हो जाएगा 25, और फिर 35 में से 25 जब माइनस करेंगे 10 एक्स्ट्रा बचेगा। फिर क्या करेंगे, आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो 50 आएगा। 25 10 क्या हो जाएगा, 25 15 हो जाएगा, 40 10 50, 50 में से अगर टोटल 25 को आप माइनस करेंगे तो 15 आंसर आ जाएगा। मतलब जो 10 एक्स्ट्रा बचा है उसको टोटल में से माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, यही आंसर होगा।
एक क्रिकेट श्रृंखला में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया। वेस्ट इंडीज़ ने भारत को 2 बार हराया और ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को 2 बार हराया, जबकि भारत ने वेस्ट इंडीज़ व न्यूजीलैंड को 2 बार हराया। कौन सा देश सबसे ज़्यादा बार संख्या में हारा? तो हो जाएगा वेस्ट इंडीज़। इसको देख लीजिए। भारत के हारे मैचों की संख्या 2 बार वेस्ट इंडीज़ से है, तो 2 मैच खेला। और ऑस्ट्रेलिया के हारे हुए मैचों की संख्या 2 बार भारत से, इसका मतलब 2 मैच यहाँ पर जोड़ेंगे। फिर वेस्ट इंडीज के हारे हुए मैचों की संख्या देखेंगे, 2 बार ऑस्ट्रेलिया से हारा, 2 बार भारत से हारा, तो 4 मैच हो गए। फिर न्यूजीलैंड के हारने के मैचों की 2 बार भारत से हारा था, तो 2 मैच हारा है। वेस्ट इंडीज यहाँ पर सबसे ज़्यादा हारा है, सिंपल सा है। अगला है, निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्रम में आएगा? तो ये हो गया BEHKNQ और TWZ। तो नेक्स्ट क्या होगा? तो यहाँ पर बी में अगर 9 जोड़ेंगे तो के आएगा। यहाँ वाला देखेंगे, ये तीनों अलग अलग हैं। तो बी में 9 जोड़ेंगे के आएगा, के में 9 जोड़ेंगे टी आएगा, और टी में 9 जोड़ देंगे तो सी आ जाएगा। फिर आ जाएगा ई है सेकेंड वाला, और सेकेंड में भी 9 जोड़ा गया है, तो इस तरह से आ गया CFI। फिर है, एक घड़ी मंगलवार को दोपहर 1 बजे 1 मिनट धीमी है, वह बृहस्पतिवार को दोपहर 1 बजे 2 मिनट तेज है। घड़ी ने कब सही समय बताया होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 5 AM वेडनेसडे। तो यहाँ पर देखेंगे मंगलवार दोपहर 1 बजे, बृहस्पतिवार तो दोपहर 1 बजे, अर्थात 48 घंटे में घड़ी के समय में आया परिवर्तन 3 मिनट का होगा। और घड़ी में प्रति मिनट हुआ परिवर्तन हो जाएगा 48/3। तो 48 घंटे में 3 मिनट के हिसाब से हो रहा है, तो इस तरह से हो जाएगा 16 घंटे। अर्थात घड़ी में 16 घंटे के पश्चात समय बताया था, तो वो बताया होगा। आप उतने में से जोड़ दीजिए, तो 1 बजे 16 घंटे, बुधवार 5 बजे उसने समय बताया होगा। शीला मीना से बड़ी है, कामनी नालिनी से बड़ी है, नीतू सिंधु से छोटी है और नालिनी के बराबर है, जबकि मीना कामिनी से बड़ी है। सबसे बड़ी कौन है? तो शीला मीना से बड़ी है, मीना सिंधु से बड़ी है, सिंधु नीतू से बड़ी है। तो नालिनी नीतू बराबर है और कामनी नीतू बराबर है, तो ऊपर में सबसे बड़ी कौन हो गई? शीला हो गई। अगला है हेमा तथा साधना। हेमा तथा साधना संगीत तथा नृत्य में बहुत कुशल है। माधुरी तथा साधना योग तथा संगीत में समान रूप से कुशल है। माधुरी तथा रीता अभिनय तथा चित्रकारी में कुशल है। इनमें से किससे कला समन्वय बनाया जा सकता है? इसमें से कौन सा? तो होगा माधुरी का। यहाँ पर देखें, हेमा माधुरी संगीत नृत्य, तो साधना का देखेंगे योगा में है, संगीत में नहीं है। और माधुरी का देखेंगे रीता अभिनय चित्रकारी तीनों में है, तो ये हो जाएगी। साधना केवल संगीत की ज्ञान है, जबकि माधुरी को योग के साथ अभिनय चित्रकारी में कुशल है। हेमा रीता केवल एक विषय में निपुण है, अतः माधुरी को कला समन्वय बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, सितंबर 1970 को पैदा हुई एक लड़की 6 सितंबर 1970 को पैदा हुई। जिस दिन इतवार था, उसका जन्मदिन इतवार को कब पड़ेगा? तो पड़ेगा 1981 में। तो यहाँ पर 6 सितंबर 1971 को 70 को रविवार था, तो आप देखेंगे सोमवार हो जाएगा 71 को। फिर 73 में हो जाएगा बृहस्पतिवार। फिर 75 में क्या होगा? 74 में शुक्रवार होगा, और 75 में हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। फिर 76 में क्या होगा? 76 में सोमवार होगा। सोमवार इसलिए होगा क्योंकि यहाँ एक लीप ईयर पड़ेगा, जिसमें 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे। फिर 77 में मंगलवार होगा, फिर बुधवार होगा 78 में, फिर 79 में बृहस्पतिवार होगा, फिर 1980 में शनिवार होगा, और 81 में रविवार होगा। और तो अगर तो जो कि होगा, तो इसलिए बढ़ जाएगा अगली 1981 में रविवार के दिन उसका पड़ेगा। तो प्रश्न संख्या 33 और 34 के लिए निर्देश यहाँ पर दिया गया है। नीचे दिए गए पाई चार्ट एक कंपनी के 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के सकल राजस्व तथा सकल विक्रय वॉल्यूम अलग अलग दिखा रहे हैं। तो टोटल रिवेन्यू जो है
11,39,200 मिलियन है। टोटल सेल्स जो है 6,53,610 यूनिट्स है। तो इसके अनुसार सॉल्व करना है। तो दोनों चार्टों में दिए गए आंकड़ों के आधार पर अग्रतर दो प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो देख लीजिए, सकल राजस्व है 17, स्टेम जेन 3, ओमनी 21%, आल्टो 11% और इस 800 वह हो गया 48%। सकल वैल्यूम में देखेंगे 20% स्टीम जेन 3%, ओमनी 11%, आल्टो 8% और इस M100 800 हो जाएगा 10%। अब इसके अनुसार सॉल्व करना है। तो पहला है व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट नेट रिवेन्यू पर स्टीम सोल्ड। प्रत्येक स्टीम की विक्रय पर लगभग शुद्ध राजस्व क्या होगा, तो हो जाएगा 14,81,000। तो यहाँ पर देखेंगे सकल विक्रय वॉल्यूम का 20% भाग और सकल राजस्व का 70% भाग स्टीम के लिए पूछा है। तो यहाँ पर हम करेंगे 20/100 उसका निकालेंगे और 17 मतलब परसेंटेज वाइज इसका निकालेंगे। फिर दोनों 1 मिलियन बराबर हो जाएगा इतना। फिर इसको 650 का 20 में गुणा करेंगे और इसका 17 का गुणा करेंगे। फिर नीचे हम इसका गुणा कर देंगे वॉल्यूम का, फिर आ जाएगा आंसर। यदि ओमनी का विक्रय मूल्य 25% बढ़ाया गया है तो विक्रय की यह वृद्धि M100 की कास्ट पर होती है तो M100 के विक्रय में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, तो हो जाएगी 4.75% की। तो ओमनी का सकल मूल्य 11% क्या है और तथा ओमनी के सकल विक्रय मूल्य में 25% बढ़ाया जाए तो हो जाएगा 11 गुणे 125/100, क्योंकि उसका परसेंटेज ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है इसलिए अब 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, बटे 100 करेंगे हो जाएगा 13.75%। फिर 13.75% में से 11% घटाएंगे तो 2.75% आएगा। बढ़ाया गया वॉल्यूम M800 के कास्ट पर होता है तो हो जाएगा 2.75 और M100 का 58 है, गुणे 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.741 मतलब 7.77%। एक परीक्षा में 40 विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए हैं, 50% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यदि 21% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो ज्ञात कीजिए हिंदी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। तो हिंदी में फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या है 40% और हिंदी के पास विद्यार्थियों की प्रतिशतता मतलब हो जाएगी 60%। ठीक है, 100 में से आप 60 घटाएंगे तो हो जाएगा 40 घटाएं देंगे तो 60% हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1/x-3 माइनस 1/x+5 इक्वल टू 1/6। समीकरण को के मान आपको एक्स के मान ज्ञात करने हैं। तो इसका हो जाएगा 7 और -9 तो x-3 इतना आ गया। तो इसको अगर आप डिवाइड गुणा करेंगे तो गुणा करने का तरीका होगा ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, 1 मिनट ये इधर आएगा तो x+5 हो जाएगा और इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x+3 और अपान x-3 और x+5 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 1/6। तो x इसको सॉल्व करेंगे, जब सिंपल करेंगे x-3 x+5 नीचे का बराबर 48 हो जाएगा। 48 होगा। फिर इनको हम सॉल्व करेंगे x² प्लस 5x 3x माइनस 15 48 हो जाएगा। फिर x² 2x माइनस 63 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे हम ना इसलिए 63 हो जाएगा। फिर x² माइनस 7 माइनस 63 इक्वल टू 0। फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 79। वेरी सिंपल। अगला है एक मूल्य में 2 अंक हैं, यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं और नई संख्या को मूल्य संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या सदैव निम्न में से किसमें विभाजित होगी, तो वो हो जाएगी 11 से। तो मूल संख्या में इकाई के स्थान पर a तथा दहाई के स्थान पर b है। तो मान लीजिए 10 है मूल संख्या तो b प्लस a लिख देंगे हम। तो इकाई दहाई के स्थान पे अंकों का स्थान परिवर्तित कर देंगे तो 10 से a हो जाएगा प्लस हो जाएगा b परिवर्तित करने पर। फिर समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के फिर क्या होगा, b में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 11b और प्लस 11a हो जाएगा। फिर बराबर 11a 11b हो जाएगा और फिर 11 को कॉमन ले लेंगे हम, फिर b प्लस a हो जाएगा। फिर अर्थात परिणामी सदैव 11 से विभाजित होगी।
फिर हो जाएगा ए बी सी से मिलकर एक चारागाह 8,888 में किराए पर लिया। एक चारागाह ने, तो चारागाह ने ए की 20 भेड़ें 2.5 माह चरी और बी की 30 भेड़ें 4 माह चरी और सी की 36 भेड़ें 3.5 माह चरी। अपने हिस्से का सी कितना देना चाहिए? तो 378 होगा। तो चारागाह का किराया था 888 रुपये। तो एक की जो 20 भेड़ों द्वारा चरा गया था, 20 गुणे 2.5 हो जाएगा, 2 सही 1/2 बराबर हो जाएगा 50 के। 50 के हो जाएगा। तो ठीक है, इसको आप पूरा करेंगे तो ये मतलब ये 50 के बराबर है। और बी का 30 भेड़ों में चरा गया हो जाएगा 30 भेड़ों का द्वारा चरा गया भाग का 30 गुणे 4 बराबर 120। और सी का हो जाएगा 3.5 दिन चराया था तो इसका हो जाएगा 126। और तीनों घोड़ों द्वारा चलाया गया हो जाएगा 50, 120, 126। इसका रेशियो 25, 60 और 63 का आ जाएगा। तो इन तीनों को अगर आप जोड़ देंगे 148 आ जाएगा। और 148 तो आ गया। अब क्या करेंगे? 888 में 888 में आप 63/148 कर देंगे। इसका लास्ट देखेंगे जो आया है 148 करेंगे 378 रुपये आ जाएंगे, क्योंकि सी का निकालना है, सी का 63 था। ठीक है, अगला है एक व्यक्ति 10,000 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कर्ज लेता है, तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो उसे 4,641 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। तो 10,000 रुपया है वार्षिक ब्याज, इसकी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है 100 वर्ष का और समय है 4 वर्ष का। तो इसका फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूल धन 1 प्लस दर बराबर 100 और यहाँ पर टेल। तो इसको रख देंगे आप 10,000, यहाँ पर मिश्र धन है और एक है मूलधन है, और 1 प्लस 10 रख देंगे, 10 की दर है और 100 लिख देंगे और समय है 4 वर्ष। तो यह 10,000 बराबर हो जाएगा। अगर आप इसका पूरा करेंगे तो 110/100 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, मतलब ये 4 बार लिख देंगे आप। तो इसको 4 बार लिख दिया, फिर इसको 0 0 का सामने से काट देंगे तो 11/10 सब में आ गया है। तो 10 गुणे 11/10 10,000 गुणे इतना आ गया है। तो 11 11 सबका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 6 41 रुपया होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा 14, इसमें से घटा देंगे इसको तो ये हो जाएगा 4,641। यदि किसी घन की एक भुजा 100% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन बढ़ जाएगा कितना? तो 800% बढ़ जाएगा। माना कि घन की भुजा x है और घन का आयतन क्या हो जाएगा? क्यूब में होगा ना, तो क्योंकि तीनों का होगा आयतन, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो तीनों को a3 कर देंगे, घन का a3 लिखते हैं। फिर भुजा का x हो जाएगा, तो घन की भुजा में वृद्धि 100% हो गई, तो x प्लस x इंटू 100% हो गई। फिर x प्लस 100 हो जाएगा, 100x बराबर हो जाएगी x प्लस x इक्वल टू हो जाएगा ये 2x, क्योंकि ये 100 कट जाएगा। फिर यहाँ पर 2x हो जाएगा। घन का आयतन a3 बराबर हो जाएगा 2x प्लस गुणे 2x मतलब a3 में रख देंगे तो 8x³ हो जाएगा। फिर 8x³ बराबर x³ हो जाएगा, इंटू 100 में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 800%। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 50% अंक चाहिए। विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त किए, जो पास होने के लिए अनिवार्य न्यूनतम अंकों से 50 कम थे। प्रश्न पत्र में पूर्णांक होंगे तो पूर्णांक होंगे 200। माना पूर्णांक x है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक चाहिए x अपन 50% चाहिए तो 50/100 हो गया। तो तो इसको काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा ना, तो x इधर आ जाएगी, x/2 हो जाएगा। विद्यार्थी के प्राप्त अंक 50 हो गए, और विद्यार्थी को प्राप्त अंक 50 उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या होंगे? 50 धन 50 हो जाएंगे बराबर x/2। तो यहाँ पर x बराबर 100 गुणे 2 हो जाएगा और हो जाएगा 200 अंक चाहिए। अगला है यदि किसी आयत का परिमाण 76 है और क्षेत्रफल 360 है तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो उसकी होगी 18। तो आयत की भुजाएं x y है,
आयत की परिमाप आप 2x और 2y रख देंगे और फिर तो 2x 2y बराबर 76। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1, आयत का क्षेत्रफल x गुणे y करेंगे तो x y बराबर 360 के बराबर होगा। तो हो जाएगा x बराबर 360 y समीकरण 1 में रख देंगे अगर आप इसको, तो हो जाएगा टू इंटू 360 अपॉन वाई प्लस 2y बराबर 76। फिर यहाँ पर आप कैलकुलेट जब कर देंगे तो ये हो जाएगा दुगुना 720, 720 और 2y, तो ये ऊपर आ जाएगा तो यह आ जाएगा 720 2y और ये y स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2y। तो नेक्स्ट हो जाएगा इसका ये 7600। फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे आप सीधे से, फिर से 7y रख देंगे, 2y बराबर 720 को अगर आप करेंगे ब्रेक डाउन तो हो जाएगा 40 गुणे 36, सॉरी 40 धन 36 और फिर हो जाएगा ये 720, मतलब इसको ब्रेक डाउन करेंगे और ये हो जाएगा 720 बराबर तो 2y 40y फिर माइनस 36y प्लस 720y, फिर 2y को कॉमन लेंगे तो y माइनस 20 हो जाएगा, फिर 36 का हो जाएगा y माइनस 20। तो दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे तो 18 या 20 आ जाएगा और ये x का मान 20 हो या 18 होगा और आयत की छोटी भुजा हो जाएगी 18। तो द्वितीय विधि ये लगाएंगे, आयत का परिमाप 2x और 2y रखेंगे तो 2x में xy बराबर 76 होगा, xy 38 हो जाएगा समीकरण 1 और दूसरा में 360 होगा xy। फिर दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 18। दो समीकरण दिए गए, दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। इफ ए बी सी आर सेट देन ए माइनस बी माइनस सी इक्वल्स, ये समुच्चय का है तो ए बी सी समुच्चय है तो ए माइनस बी माइनस सी से बराबर होगा। तो हो जाएगा ए माइनस बी समुच्चय ए यू बी वगैरह ये सब होगा। तो यहाँ पर ए माइनस बी माइनस सी का होगा ए समुच्चय बी माइनस सी, फिर होगा ए समुच्चय बी समुच्चय सी, फिर हो जाएगा ए समुच्चय बी समुच्चय ये यू। और अब सर्वजनिक सम्मिलन का बंटन नियम लागू हुआ जिसको देख सकते हैं, इसके अनुसार हो जाएगा। यदि प्रदत्तों का ग्राफीय प्रस्तुतीकरण इस प्रकार है जिसमें जुड़े हुए आयताकार हों जिनके आधार पर वर्ग अंतराल के बराबर तथा ऊंचाई वर्ग बारंबारता के आधार पर हो तो वह आकृति हो जाएगी बी। इसे हिस्टोग्राम आयत चित्र बोलते हैं। प्रदत्तों का ग्राफीय प्रस्तुतीकरण इस प्रकार है जिसमें जुड़े हुए आयताकार हों जिनके आधार वर्गांतराल के बराबर तथा ऊंचाई वर्ग बारंबारता के बराबर हो तो वह आकृति आयत चित्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, दो संख्याएं x और y के लस तथा मस क्रमशः 105 और 3 है। तो यदि x प्लस वाई बराबर 36 तो 1/x 1/y का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा 4/35। तो x और y का लस है 105, x और y का मस है 3। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा लस गुणे मस। तो x इंटू वाई मतलब 105 का गुणा 3 में कर देंगे, फिर एक्स वाई बराबर 315 हो जाएगा और x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 36, यहाँ पर दिया है। तो फिर क्या करेंगे 1/x 1/y, फिर इसको गुणा करेंगे तो x प्लस वाई अपान एक्स वाई हो जाएगा, फिर 36 को ऊपर रख देंगे और 315 का मान रख देंगे, फिर आ जाएगा 4/35। नेक्स्ट है, 5 आदमियों का औसत अंशदान किसी फंड में 35 रुपये है। छठा आदमी उनके साथ जुड़ जाता है और वह 6 आदमियों के परिणामी औसत से 35 अधिक देता है। सभी 6 आदमियों का कुल अंशदान क्या होगा? तो उसका हो जाएगा 252। 5 आदमियों का अंशदान 35 था, फिर छठवां आदमी जो आया, छठा आदमी जुड़ जाता है और 6 आदमियों के परिणामी औसत से रुपये 35 अधिक देता है। तो इसमें 5 आदमी है, 35 रुपये अधिक दिया है तो उसके हिसाब से 175 हो जाएगा। फिर छठे आदमी का अंशदान x हो जाएगा और आदमियों का कुल अंशदान हो जाएगा 175 धन x हो जाएगा। फिर 6 आदमी का परिणामी औसत हो जाएगा 175 धन x अपान 6 कर देंगे हम, फिर हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 175 धन x अपान 6 धन 35 हो जाएगा। फिर x बराबर हो जाएगा 175 धन x 210 गुणा करेंगे
तो बटे 6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हो जाएगा यक्स, यक्स 6 हो जाएगा, इधर गुणा होगा, फिर यक्स यक्स प्लस ये जुड़ जाएंगे दोनों तो हो जाएंगे 385, और 5x बराबर हो जाएगा क्या, अगर इस एक्स को उधर ले जाएंगे तो 6 में से एक्स घट जाएगा तो हो जाएगा 5x बराबर 385 बटे 5 बराबर 77 होगा। कुल आदमियों का अंशदान हो जाएगा 175 में 77 आप जोड़ देंगे 252। तो यहाँ पर 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 2 बराबर किसके होगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 2 के। तो यहाँ पर दिया गया है तो इसको सॉल्व अगर आप करेंगे तो 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे ऐसे ऐसे, फिर ये हो गया, फिर ये समीकरण रखेंगे, फिर यह आंसर हो जाएगा इसका अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस बराबर प्लस 4 प्लस अंडर रूट 2। श्रृंखला में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। 2 6 30 210, यहाँ पर यक्स का मान क्या होगा, तो उसका मान हो जाएगा 23 10। तो यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो गया, 6 पचे 30 हो गया, मतलब रूट संख्याएं जोड़ी गई हैं से गुणा किया गया, फिर 3 सते 21 221 हो गया है, फिर 11 में करेंगे, फिर 13 में करेंगे, फिर नेक्स्ट अंक का तो ये हो जाएगा 13 10। नेक्स्ट है रुपये 49 को 150 बच्चों में बांट दिया गया है। यदि प्रत्येक लड़की को 50 पैसे तथा प्रत्येक लड़के को 25 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या क्या होगी, तो 104 होगी। कुल बांटा गया धन 49 है, इसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 4900 हो जाएगा। बच्चों की संख्या 150 है और लड़कों की संख्या मान लीजिए ए है और लड़कियों की संख्या 150 माइनस ए है, तो यहाँ पर 150 माइनस, तो कुल लड़कियों को मिलाकर धन हो जाएगा 150 माइनस ए गुणे 50, कुल लड़कों का मिलाकर धन होगा ए गुणे 25, तो हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 25 ए धन 50 150 माइनस ए बराबर 4900, फिर 25 ए और 7500 हो जाएगा, फिर माइनस 50 हो जाएगा, फिर 4900 हो जाएगा, फिर 25 ए 2600 के बराबर होगा, 2600 बटे 25 करेंगे तो 104 हो जाएगा। अगला है 50वां, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि AO इंटू DO बराबर हो जाएगा BO दस CO का, ABC एक है तो ABC एक है समलंब, तो यहाँ पर AODO बराबर BOCO हो जाएगा, तो AO और DO देखेंगे, DO हो जाएगा, DO हो जाएगा, CO हो जाएगा। ठीक है, AO अपन CO BO अपन DO, तो एक समलंब चतुर्भुज होगा। किसी कक्षा में 30 छात्र का औसत अंक 58.5 है, बाद में ज्ञात होता है कि 75 को गलती से 57 लिख दिया गया, तो कुल औसत ज्ञात कीजिए, तो हो जाएगा 59.1। तो 30 छात्र का औसत यहाँ पर दिया गया है, फिर 30 छात्रों का कुल अंक हो जाएगा 58 का, इसमें 30 में गुणा करेंगे 1755 हो जाएगा। 75 के स्थान पर 57 लिख दिया गया है, मतलब 77 और 75 माइनस 57 प्लस 7 कर देंगे, 75 कर देंगे तो हो जाएगा 77 73 बटे 30 से बच्चों के बीच है तो ये हो जाएगा 59.1। ठीक है, अगला है दिए के साधारण असममित आंकड़ों का बहुलक तथा माध्य क्रमशः 18 और 24, इसका मध्यमान क्या होगा, तो इसका मध्यमान 22 होगा। तो माध्यमान बराबर होता है बहुलक बटे 2/3 माध्य और माइनस बहुलक हो जाता है, मध्यमान का मान ऐसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर 18 जो है 18 बहुलक है, 2/3 है, माध्य दिया गया है 24 और 18, तो माध्य है 24 और बहुलक है 18, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। एक कारखाने में महिला एवं श्रमिकों की औसत आयु 15 वर्ष है, सभी 16 बाल श्रमिकों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो श्रमिकों की औसत आयु 22 वर्ष थी। यदि महिलाओं और श्रमिकों में 10 विवाहित हों तो अविवाहित महिला श्रमिकों की संख्या 6 होगी। माना महिला एवं बाल श्रमिकों की संख्या यक्स है, सभी श्रमिकों की संख्या 15 यक्स है और 16 बाल श्रमिकों की कुल संख्या 16 गुणे 8 बराबर 128 है और सभी महिला श्रमिकों की कुल संख्या हो जाएगी यक्स माइनस 16 इंटू 22। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम 128
128 प्लस यक्स का मान 128 प्लस 22 रखेंगे और फिर एक्स माइनस 16 रखेंगे, फिर 15 एक्स हो जाएगा। फिर 128 प्लस 22 एक्स, फिर माइनस 352 हो जाएगा, फिर 15 एक्स आ जाएगा। 7 एक्स बराबर 224 और एक्स बराबर 224/7 32 हो जाएगा। 32 को 16 माइनस करेंगे 16 हो जाएगा और 16 को 10 माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अविभाज्य महिलाओं की संख्या 6 हो जाएगी। एक दैनिक वेतन भोगी मजदूर का वेतन 150 प्रतिदिन है रुपये प्रतिदिन है, लेकिन प्रतिबंध यह है कि जिस दिन वह अनुपस्थित होगा उस दिन 25 के हिसाब से अर्थदंड देना होगा। 60 दिन पश्चात उसे 7,600 की धनराशि प्राप्त होती है। जितने दिन उसने काम किया वह है 52। तो यहाँ पर सोल्यूशन देखेंगे हम। मजदूर का दैनिक वेतन 150 दिया गया था। अनुपस्थित होने के दिन अर्थदंड मतलब काट लिया जाता था 25। तो 60 दिन के पश्चात उसे धन प्राप्ति 7600 होनी थी। उसके द्वारा काम करने के दिनों की संख्या यक्स है, अनुपस्थित रहने की संख्या 60 माइनस यक्स है और उसके द्वारा काम करने के दिनों की संख्या 150 यक्स है। उसके अनुपस्थित दिनों की राशि अर्थदंड देखेंगे 60 यक्स इंटू 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम मान रखेंगे 150 एक्स और 60 एक्स और 25 का, तो 76 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो 52 दिन आ जाएगा। यहाँ पर है वार्षिक किस्तों में एक व्यक्ति ने 3600 के ऋण को 40 वार्षिक किस्तों में देने का व्यवस्था इस प्रकार की कि किस्तें समांतर श्रेणी में होंगी। जब वह 30 किस्तें अदा कर चुका तो उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय 1/3 ऋण देना अवशेष था। ऋण वापसी की 8वीं किस्त कितनी होगी? तो वह होगी 65 रुपये। तो यहाँ 3600 के ऋण को 40 वर्षों की किस्तों में चुकाया जाता है। तब कहा गया कि किस्तें समानांतर श्रेणी की हैं। तो यस एन अपान टू पी टू ए फार्मूला है, फार्मूले पे अगर आप रखेंगे पूरा आ जाएगी बताएगी तो आंसर आ जाएगा 65 रुपये। अगर आता है तो सॉल्व करिए, नहीं आता तो स्किप करके आगे बढ़िएगा। एक निर्माता किसी मशीन को 20% लाभ के साथ थोक विक्रेता को बेचता है। थोक विक्रेता 10% लाभ के साथ खुदरा विक्रेता को बेच देता है। खुदरा विक्रेता 15% लाभ के साथ मशीन को 455.40 में ग्राहक को बेचता है। निर्माता की लागत क्या होगी? 300 रुपये होगी। माना निर्माता की लागत x रुपये है और निर्माता का विक्रय मूल्य आप देखेंगे x 120% लाभ मतलब 20% लाभ तो 100 हो जाएगा। तो 120 गुणे 110/100 हो जाएगा थोक विक्रेता का। खुदरा मूल्य भी आप रख देंगे साथ में, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्व करने पे 455.40 आ गया। फिर 4.40 का पूरा सॉल्व करके रखेंगे 1.2, 1.11 और 1.115, तो ये जाएगा 300 रुपये। अगला है 3 बर्तनों में पानी और दूध का अनुपात 6, 7 और 5, 9 और 8, 9 है। ये तीनों बर्तनों के मिश्रण को मिला दिया जाए तो पानी और दूध का क्या अनुपात होगा? तो इसका अनुपात होगा 3691 और 4499। तो यहाँ पर पहले पानी में हो जाएगा 6/13। 6/13 मतलब क्या है? 6/13 हो जाएगा। पहले बर्तन में दूध की मात्रा 60/13 थी और दूसरे बर्तन में पानी की मात्रा हो जाएगी 5/14 और तीसरे बर्तन में दूध की मात्रा 9/14 हो जाएगी और तीसरे बर्तन में 8/15 और 7/15 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? तो सबको जोड़ घटा देंगे तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर आंसर क्या आ जाएगा? 3691 और 4499। तो है एक उद्योग द्वारा विभिन्न मदों में किए गए कुल खर्च को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित किया जा सकता है ये पाई चार्ट द्वारा। ठीक है, एक उद्योग द्वारा, तो ये तो पता ही होगा आपको। एक पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दोनों पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? तो 45 और 15 वर्ष। तो माना कि पुत्र की आयु x है अब तो पिता की आयु 3x वर्ष थी, तो प्रश्न से 5 वर्ष पश्चात हो जाएगी। पिता की आयु 2 हो जाएगी 2 गुना और पुत्र की आयु 5 गुना हो जाएगी। तो 2 का गुणा हम इसमें कर देंगे 3x+5 में और 5 का गुणा कर देंगे x+5 में और 6x हो जाएगा +10 हो जाएगा। फिर 5x बराबर धन 25 हो जाएगा। फिर x का मान आ जाएगा 15 वर्ष। पुत्र की आयु 15 वर्ष तो पिता की आयु कितनी होगी? 3 बचे 3 वर्ष 3 से 2 3 बड़ा है तो 45 वर्ष हो जाएगी। यदि XYZ एक काम को 12, 15 और 18 दिनों में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो वो करेंगे 32/37 डेज में।
तो यहाँ पर x का एक दिन में काम करेगा 1/12 और y एक दिन में काम करेगा 115 और z करेगा 1/18। तीनों मिलकर दिन का काम करेंगे 37/180। तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करेंगे 180/37। तो इसको सॉल्व कर देंगे, इतना आ जाएगा। अगला है रिक्त संख्या क्या होगी, तो रिक्त संख्या इसमें हो जाएगी 2880। तो 2880 कैसे हो जाएगी, तो यहाँ पर 4 1 के 4 एक बार गुणा हुआ, 4 दूनी 8 दो बार हुआ है, 8 3 24 तीन बार हुआ है, 24 का गुणा चौथे बार में 96 हो गया। फिर इसको पाँचवें में करेंगे, फिर इसको छठवें में करेंगे तो आ जाएगा दो, ये जो भी आया है। ठीक है, फिर है पश्चिम एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के लिए मतलब रात को 14:30 बजे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलती रवाना हुई। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस उसी दिन दिल्ली से मुंबई के लिए 16:30 बजे 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलती हुई रवाना हुई। दिल्ली से कितनी दूर दोनों ट्रेन मिलेंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 480 किलोमीटर पर। तो पश्चिम एक्सप्रेस 2 घंटे में चली गई दूरी हो जाएगा 60 × 2। और अगस्त क्रांति एक्सप्रेस तथा पश्चिम एक्सप्रेस की सापेक्ष चाल हो जाएगी 80 को माइनस कर देंगे 60 में तो 20 हो जाएगा। सापेक्ष चाल के अनुसार 120 किलोमीटर दूरी तय करने में अगस्त को लगेगा 120/20 कर देंगे तो 6 घंटा लगेगा। और 6 घंटे में अगस्त क्रांति एक्सप्रेस द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 6 × 80 मतलब 480 किलोमीटर। तो निम्नलिखित में पास्ता की पूर्ति रिक्त स्थानों में जहाँ होगी वह अक्षर कौन सा होगा, तो EO होगा। तो यहाँ पर पूछा है तो टी और T+V बरा तो T+2V के बराबर है और V+2 x के बराबर है। तो M+3 इसको अगर आपको निकालने आता है तो ठीक है, नहीं तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके आप निकाल लीजिएगा कॉमन देख के। तो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एक कार्यालय में 7200 कार्मिक शीतल पेय अधिक पसंद करते हैं, 44% चाय अधिक पसंद करते हैं। यदि इनमें प्रत्येक शीतल पेय अथवा चाय पसंद करते हैं तो 40 दोनों पेय पसंद करते हैं, तो उस कार्यालय में कार्मिकों की संख्या क्या हो जाएगी 250। तो चाय और कॉफ़ी वाले हैं, कुल कार्मिकों की संख्या एक से दोनों पेय पीने वाले की संख्या है 72 × 40 - 100 तो 16% हो जाएगा। तो x बराबर 16% का 40 हो जाएगा तो 40 × 100/16 हो जाएगा तो 250 हो जाएगा। हिंदी भाषा व्याकरण और अवबोधन क्षमता कम करेंगे। तो एक दिया है कथन, तो ईर्ष्या में प्रत्युत्पादनी शक्ति बहुत कम होती है, उसमें वह वेग नहीं होता है जो क्रोध आदि में होता है, क्योंकि आलस्य और नैराश्य के आश्रय से तो उसकी उत्पत्ति होती है। जब आलस्य और नैराश्य के कारण अपनी उन्नति के प्रयत्न करता है तो दूर रहा हम अपनी उन्नति का ध्यान तब तक मन में नहीं ला सकते हैं। तभी हार कर दूसरे की स्थिति को बार बार देखते हैं और सोचते हैं कि यदि उसकी स्थिति न होती तो हमारी स्थिति वैसी ही है, वैसी रहने पर भी बुरी न दिखाई देती। अपनी स्थिति का ज्यों का त्यों रखकर सापेक्षिकता द्वारा संतोष लाभ करने का ढीला यत्न आलस्य और नैराश्य नहीं है तो और क्या है। जो वस्तु उज्ज्वल नहीं है उसे मैली वस्तु के पास रखकर हम उसकी उज्ज्वलता से कब तक और कहाँ तक संतोष कर सकते हैं। जो अपनी उन्नति के प्रयत्न में बराबर लगा हो उसे ना तो नैराश्य और ना ही हर घड़ी दूसरे की स्थिति से अपनी स्थिति के मिलान करने के लिए फुर्सत हो। ईर्ष्या की सबसे बड़ी अच्छी दवा है उद्योग और आशा। जिस वस्तु के लिए उद्योग और आशा निष्फल हो उस पर से अपना ध्यान हटाकर दृष्टि की औन्नत्यता से लाभ उठाना चाहिए। जिसमें ईर्ष्या की जाती है उस पर ईर्ष्या का प्रभाव क्या पड़ता है यह भी देख लेना चाहिए। ईर्ष्या अपरिष्य मनोविकार, किसी मनुष्य को अपने से ईर्ष्या करते देख हम भी बदलने में सबसे ईर्ष्या नहीं करने लगते हैं। दूसरों को ईर्ष्या करते देख हम उससे घृणा करते हैं और दूसरों की ईर्ष्या का फल भोग कर हम उस पर क्रोध करते हैं, जिसे अदृश्य अनिष्टकारिणी शक्ति होती है। ईर्ष्या ऐसी बुराई है जिसका बदला यदि मिलता है तो कुछ अधिक ही मिलता है। इससे इस बात का आभास होता है कि प्रकृति के कानून में ईर्ष्या एक पाप है, यह जुर्म है। अपराधी ने अपने अपराध से जितना कष्ट दूसरों को पहुंचाया, अपराधी को भी केवल उतना ही कष्ट पहुंचाना सामाजिक न्याय नहीं है, अधिक कष्ट पहुंचाना न्याय है, क्योंकि निरपराध व्यक्ति की स्थिति को अपराधी की स्थिति से अच्छा दिखलाया न्याय का काम है।
ईर्ष्या का सबसे अच्छा उपचार क्या है? तो वो उसको आशा का ढंगपूर्ण से अपना उद्योग किया जाए, आशापूर्ण ढंग से अपना उद्योग किया जाए। अगला हो जाएगा इसका आंसर, उपर्युक्त तो अवतरण का अनुसरण होगा तो इसमें जो वेग क्रोध में होता है वह समय नहीं होता है। अगला है, जो अपनी उन्नति के प्रयास में लगा रहता है उसे इतनी फुर्सत नहीं है कि वह हर दम दूसरे की स्थिति और उसकी स्थिति की तुलना करता रहे। अगला, किसी को अपने ईर्ष्या करते देख बदले में हम क्या करते हैं, उससे घृणा करने लगते हैं। अगला फिर नेक्स्ट है, पढ़ेंगे हम दूसरा है एक पैराग्राफ। जैसे धृतराष्ट्र ने लौह निर्मित भीम को अपने अंक में भर कर चूर चूर कर दिया था, वैसे ही प्राय पार्थिव व्यक्ति तो कल्पना निर्मित व्यक्तियों को खंड खंड कर देता है। पर इसे मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि नरेंद्र रविंद्र के प्रत्यय दर्शन ने मेरा कल्पना प्रतिमा को अधिक दीप्त सजीवता दी, उसे कहीं से खंडित नहीं की। पर उस समय मन में कुतूहल का भाव ही अधिक था, जो जीवन के शैशव प्रमाण है। दूसरी बार जब उन्हें शांति निकेतन में देखने का सुयोग प्राप्त हुआ तब मैं अपना कर्म क्षेत्र चुन चुकी थी। वे अपनी मिट्टी की कुटी श्यामली में बैठे हुए ऐसे जान पड़े मानो काली मिट्टी में उनकी उज्ज्वल कल्पना उतारने में लगा हुआ कोई अद्भुत कर्मा शिल्पी हो। तीसरी बार उन्हें रंगमंच पर सूत्रधार की भूमिका में उपस्थित देखा। जीवन की संध्या वेला में शांति निकेतन के लिए उन्हें अर्थ संग्रह में प्रयत्नशील देखकर न कुतूहल हुआ न प्रसन्नता, केवल एक गंभीर विषाद की अनुभूति से हृदय भर आया। ऋणगर्भ धरती वाला हमारा हमारा देश भी कैसा विचित्र है। जहाँ जीवन शिल्प की वर्गमाला भी अज्ञात है, वहाँ वह साधनों का हिमालय खड़ा कर देता है। जिसकी उंगलियों में सृजन स्वयं उतरकर पुकारता है, उसे साधन शून्य रेगिस्तान में निर्वासित कर जाता है। निर्माण की इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि शिल्पी और कड़ों के बीच में अग्नेय रेखा खींचकर कहा कि कुछ नहीं बनता या सब कुछ बन चुका है। तो इसका होगा, महान लोगों को भीख सत्कार्य हेतु धन एकत्र करने के लिए भीख मांगना पड़ जाता है। ये सही है। गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है? तो इसमें कल्पना वास्तविकता के प्रकट हो जाने पर खंडित हो जाती है। अगला है, अंतिम बार टैगोर का दर्शन करने पर लेखिका विषादग्रस्त क्यों हुआ? क्योंकि इसलिए कि टैगोर जैसे महान कलाकार को भी भौतिक साधन जुटाना पड़ रहा था। इस गद्यांश में लेखिका पाठकों को क्या बताना चाहती है? तो बताना चाहती है कि टैगोर जैसे कलाकार की वृद्धावस्था में साधनहीनता पर दुख है। तो यहाँ 73 से 76 तक इसका पढ़ के आंसर देना। पहले इस तरह से 2-3 ठो आते थे, लेकिन अभी एक ही आते हैं। तो भारतवर्ष पर प्रकृति की विशेष कृपा रही। यहाँ सभी वस्तुएं अपने समय पर आती हैं और पर्याप्त काल ठहरती हैं। ऋतुओं समान अधिकार के कारण यह धरती सस्य श्यामला हो जाती है। यहाँ का नागाधिराज हिमालय कवियों को सदा से प्रेरणा देता आ रहा है और यहाँ की नदियाँ मोक्षदायिनी समझी जाती रही हैं। यहाँ कृत्रिम धूप और रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारतीय मानसी जंगल में रहना पसंद करते हैं। प्रकृति प्रेम के कारण ही यहाँ लोग पत्तों में खाना पसंद करते हैं। वृक्षों में पानी देना एक धार्मिक कार्य समझते हैं और सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्य में शुभ माना जाता है। यहाँ पशु पक्षी लता गुल्म और वृक्ष तपोवन के जीवन का एक अंग बन गए थे। वर्ग गद्यांश निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो वह है प्रकृति प्रेम से। इस गद्यांश में सस्य श्यामला से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य हरी भरी फसलों वाली से। अगला है, भारतीय मानसी जंगल में रहना क्यों पसंद करते थे? क्योंकि इसलिए कि वे प्रकृति प्रेमी थे। गुल्म का क्या तात्पर्य है? गुल्म का झाड़ तात्पर्य है। और स्वयंभू शब्द का अर्थ होता है स्वयं से उत्पन्न। और तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो हो जाएगा तल्लीन, हो जाएगा तत्लीन। तो शब्द संधि विच्छेद तत्लीन, इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के मेल उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यदि त के बाद ल रहे तो त ल में परिवर्तित हो जाता है। यदि न के पश्चात त ल रहे तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन है श, श, स, ह। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन स, ख, स, ह है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास रगड़ खाकर निकलती है और रगड़ के कारण श्वास में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे ऊष्म ध्वनियाँ कहते हैं। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युक्त कौन सा है? तो वह है प्रवेश नवेश। प्रवेश का नवेश,
तो मूक का वचाल होगा, भूत का भविष्य को पुरस्कार तिरस्कार होगा और प्रवेश का निषेध होगा, ना कि नवेश होगा। आए दिन आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास में, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। अगला निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? कुवलय जलद जलद नहीं है। जलद का आशय बादल से है, जबकि राजीव कुवलय एवं अम्बुज कमल के संबंधित हैं। वे अविकारी शब्द जो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं, उसको बोलते हैं समुच्चय बोधक शब्द। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक कहलाते हैं। हिंदी के जिन वाक्यों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? अघोष बोलते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग होता है, उन वर्णों को अघोष कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण से कंपन पैदा होती है, उन्हें सघोष बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने के लिए एक शब्द है जिज्ञासु। और सदैव शब्द से कौन सी संधि है? सदैव में है वृद्धि संधि। तो सदैव शब्द में वृद्धि संधि है। सदैव का संधि विच्छेद है सदा एव। जब लघु या दीर्घ अ के उपरांत ए ओ आए तो और ए के स्थान पर ए आए और ओ के स्थान औ की जगह औ हो जाता है। सदा एव में सद ए एव हो जाता है, वहाँ पर दीर्घ संधि आ गई। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें अकर्मक क्रिया है? शिशु सो रहा है, इसमें कोई काम तो कर नहीं रहा है, तो अकर्मक क्रिया है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से साथ जुड़ते हैं? तो वह जुड़ते हैं क्रिया से। कृदंत प्रत्यय किसी क्रिया के साथ जुड़ते हैं। जिन कृदंत शब्दों के द्वारा क्रियाओं के भाव का स्पष्टीकरण उसे भाववाचक कृदंत कहते हैं। अंग्रेजी भाषा का व्याकरण बोधक क्षमता देखेंगे। तो है डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस 89 to 91. So like many people, I was convinced that the broad range of the health benefits of the physical activity offers, including weight loss, lower blood pressure and cholesterol level, and healthier immune system. So 3 times a week I sweated on a treadmill and exercise bicycle at my local gym. At the end of 2 months, I was trimmer, more energetic, and felt fitter. If I could accomplish by this by working 3 times a week, I reasoned the more exercise should bring me even greater benefits. In the next 6 months, I included an hours long running 6 times a week and initially felt an improved fitness level. However, soon I was plagued by muscular soreness and aching knee. I felt fatigued rather than fresher after a workout. What is more, I found myself suffering from frequent colds. Wasn't the exercise meant to protect me from all this? Exercise only up to a point. Prescription exercise does not mean running to point of lameness and swimming endless laps until your arms cramp. So forget no pain, no gain. The key to minimizing the benefits of exercise is safe and sensible program. Choose exercise that are safe and enjoyable and will stay with you a lifetime. That initial enthusiasm of high impact of exercise give way to diminishing enjoyment. To get maximum benefit exercise, one must follow a guided exercise schedule. To get a maximum benefit exercise, must follow a guided exercise schedule. Workout in the passage means workout का मतलब होगा session of physical exercise. One feels fatigue because of over exercise. Next है give the correct meaning of the word osmosis. Osmosis means movement of liquid through a membrane. If you know very well, transform the following sentence without a change of meaning. Besides the being poor, he is a debt. मतलब he is poor as well as in debt. The transformer of beside being poor, he is debt. He is poor as well as in debt. Which of the following is correct? Active voice sentence given below. Wasn't he rebuked by his officer? इसका होगा didn't his officer rebuked him?
Wasn't he reviewed by his officer? Active voice, didn't his officer reviewed him? पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया डिड के स्थान पर सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग होता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। नहीं, ऑब्जेक्ट में से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं बस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो? आई सेड टू यू यू कैन सी माई शॉप टुमारो। इसका आंसर हो जाएगा आई टोल्ड यू दैट यू कुड सी माई शॉप नेक्स्ट डे। I said to you, you can see my shop tomorrow. In direct form, I told you that you should see my shop next day. क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सैड को टोल्ड में बदलते हैं तथा रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट यू को रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार यू रहने दिया जाता है और सहायक क्रिया कैन को कुड में एवं टुमारो को नेक्स्ट डे में बदल दिया जाता है। Which of the following is the correct transformation of sentence given below without a change in meaning? Only a fool would say this. No, none but a fool would say this. इसका आंसर हो जाएगा ये. The transformation of the given sentence without a change meaning. Only a fool would say this. ये होगा. Fill in the blanks in the following sentence and choose your answer from the option given below sentence. John got examination. तो ये John got through. Get through is a phrasal verb which mean to successful in an exam. So correct sentence, John got through the examination. Choose the correct spelled word. तो embarrass ये होगा correct है. And which of the following would you associated with the word gregarious correctly? So it's founder of company. The word gregarious meaning living in group of sociable. So this word is correctly associated with founder of company. The phrase palmy days means prosperous day. Palmy day is an idiom which means days of the happiness or prosperous day. तो यहाँ पर कंप्लीट होता है 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट में हम करेंगे नेक्स्ट टेस्ट। तो कैसा लगा ये? अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ उसे शेयर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद जय भारत।